वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएसटी बिजनेस स्टडीज क्लास 12, जिसमें आज टॉपिक है हेनरी फ्यूल का सिद्धांत, है ना। हम लोग आज जानेंगे हेनरी फ्यूल के बारे में, उनके 14 सिद्धांत के बारे में। और इससे पहले हम लोग एफडब्ल्यू टेलर के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और जैसे कि देखते हैं कि क्या है हेनरी फ्यूल के बारे में, उनकी जानकारियाँ लेंगे और उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले अगर चैनल में नए आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दे। और आइए आते हैं आज टॉपिक की ओर चलते हैं ना। सबसे पहले देखिए क्या लिखे हैं, हेनरी फ्यूल, है ना, जिनका जन्म जो है 1841 में हुआ था, 1925 तक फ्रांसीसी प्रबंधक एवं सिद्धांतकार रहे हैं, ठीक है। फ्रांस के रहने वाले, देखिए फ्रांसीसी लिखने का मतलब है कहाँ के रहने वाले हैं, फ्रांस के रहने वाले हैं, ठीक है। तो पहला बात हम लोग को तय हो गया कि हेनरी फ्यूल कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे। डेट ऑफ बर्थ और डेथ दोनों। तो क्यों जाने गए, तो उन्होंने सबसे पहला व्यक्ति जो था जिन्होंने बताया कि प्रबंध के कार्य होते हैं, और उन्होंने केवल 4 कार्य को गिनाया था। उस समय कितने कार्य को गिनाया था, केवल 4 कार्य को गिनाया था। तो 4 कार्य ये गिनाए थे कि नियोजन करना चाहिए, प्रबंधक को संगठन करना चाहिए, निर्देशन एवं नियंत्रण करना चाहिए। प्रबंधक के 4 कार्य को उन्होंने गिनाया था। वो पहले व्यक्ति थे, पहली बार किसी ने प्रबंधक के 4 कार्य को गिनाया था, ठीक है। उनका नाम क्या था, हेनरी फ्यूल, ठीक है। और उन्होंने पहली बार कहा कि औद्योगिक कार्यों का बंटवारा करना चाहिए, है ना। जितने भी कार्य है उनको क्या करें, बांट दिया जाए। किस आधार पर बांटा जाए, तो तकनीक के आधार पर, वाणिज्य के आधार पर, वित्त के आधार पर, सुरक्षा के आधार पर, लेखाकर्म एवं प्रबंधन। मैंने एक उद्योग या तो एक प्लांट या एक फर्म में जितना भी काम चल रहा है उसको क्या करें, अलग अलग स्टेजेस में हम लोग बांटे। तो कौन सा स्टेज में बांटेंगे, सबसे पहले तकनीक में बांटना था, वाणिज्य में, वित्त में, सुरक्षा, लेखाकर्म और प्रबंधन। ये कार्य के लिए भी सबसे पहले अगर किसी ने बताया था तो वो हेनरी फ्यूल ने ही बताया था, ठीक है। वैज्ञानिक प्रबंध के पिता एफडब्ल्यू टेलर, ठीक है। और इन्होंने एक बात कही था कि प्रबंधक के गुण, उन पहली बार प्रबंधक का गुण का कोई सुझाव दिए थे। सारा काम पहली बार, है ना, कौन किए थे, हेनरी फ्यूल। शारीरिक, एक प्रबंधक को शरीर से स्वस्थ होना चाहिए, नैतिक माने बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, उसका नॉलेज इंटेलिजेंसी होना चाहिए, शैक्षणिक, पढ़ा लिखा शिक्षित होना चाहिए, है ना, ज्ञानी होना चाहिए, और साथ साथ उसको कार्य करने का अनुभव भी होना चाहिए, ठीक है। इतना चीज़ों का पहली बार अगर किसी ने बनाया था तो हेनरी फ्यूल ने ही बनाया था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक और काम किया, उनको सामान्य प्रबंध का जनक कहा जाता है ना, जनरल मैनेजमेंट का फादर कहा जाता है। फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कौन है, हेनरी फ्यूल, याद रखिएगा। वैज्ञानिक प्रबंध का पिता जो है वो एफडब्ल्यू टेलर है, और सामान्य प्रबंध के जनक या पिता जो है वो कौन है, हेनरी फ्यूल है। इन्होंने कितने सिद्धांत दिए थे, 14 सिद्धांत। कितने सिद्धांत हैं इनके, 14 सिद्धांत है। और इन्होंने 2 किताबें लिखी थी, हम बताते हैं ये 14 सिद्धांत दिया किस में था, ठीक है। तो इन्होंने एक बुक लिखा था, एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट द जनरली 1917 में लिखा था, है ना। 1917 में ये बुक लिखा था, उनमें इन्होंने सबसे पहले 14 सिद्धांत का वर्णन किया था। और बाद में यही बात जो है उनका 1949 में छप के आया था एक मैगजीन में, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में, ठीक है। ये दोनों तथ्य जो है इन्हीं से जुड़ी हुई है। तो इनका हो गया ये सामान्य, हम लोग को जो जानकारी लेना था वो जानकारी मिल गया, ठीक है। हम लोग जान गए कि फ्रांस के रहने वाले थे, उनके बारे में जाने कि सामान्य प्रबंधक का जनक या तो फादर ऑफ जनरल साइंस अगर किसी को कहेंगे तो कहेंगे किसको कहेंगे, हेनरी फ्यूल को कहेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले आते हैं कि सिद्धांत, उन्होंने कितने सिद्धांत दिए थे, 14। तो 7 इधर लिखे हैं और 7 इधर लिखे हैं। पहले इधर वाला का कलेक्शन कर लेते हैं फिर इधर आते हैं, ठीक है। तो 7 कौन कौन सा सिद्धांत दिया था, तो सबसे पहले बोलते भी जाएंगे, उसके बारे में बताते भी जाएंगे और साथ साथ समझते भी जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला दिया था उन्होंने कार्य का विभाजन। कार्य विभाजन में उन्होंने लिखे क्या है, देखिए हम लिखे बहुत कम है, ठीक है। 2-2 लाइन करके सब में थोड़ा थोड़ा करके लिख दिए हैं। आप और डिटेल में अपने से लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और भी 2-4 लाइन मिला करके आप सभी पॉइंटों में लिख सकते हैं, ठीक है। हम आपको अच्छी तरह से समझा देते हैं। तो सबसे पहले कार्य विभाजन,
फ्योल का मानना था कि प्रबंधक एवं औद्योगिक कार्य का विभाजन योग्यता के अनुसार की जाए। उनका मानना था कि जितने भी प्रबंधक के कार्य हैं सभी कार्य को योग्यता के अनुसार जो जिस कार्य को जानता है उस कार्य से बांटा जाए। अगर कोई तकनीकी क्षेत्र से है तो उसको इंजीनियर का काम दिया जाए, कोई अगर कॉमर्स या वाणिज्य के क्षेत्र से है तो उसको लेखापाल का काम दिया जाए। कोई जिस प्रकार जो व्यक्ति के अंदर जो गुण और योग्यता है उसके अनुसार कार्य को बांटा जाए। इसीलिए इन्होंने सबसे पहला जो सिद्धांत दिया था कार्य का विभाजन, और कार्य का विभाजन योग्यता के अनुसार करना, योग्यता गुण तथा उनकी इच्छा के अनुसार करना। ठीक है, अब मान लीजिए हम जनरल काम करने के लिए आए हैं, मेरा इच्छा है ही नहीं टीचिंग करने का, जबरदस्ती अगर हमको कहेगा पढ़ाने के लिए तो हम कैसे पढ़ाएंगे, है ना। दूसरा नंबर है अधिकार एवं उत्तरदायित्व, है ना। क्या लिखें, फ्योल के अनुसार अधिकार आदेश देने एवं आज्ञा पालन करने का अधिकार एवं उत्तरदायित्व उप अधिकार है। देखिए हम बताते हैं, फ्योल के अनुसार अधिकार जो है आदेश देने का, प्रबंधक जो है आदेश देगा या तो ऊंचे लेवल से नीचे लेवल तक आदेश देगा कि आप इस कार्य को करके दीजिए, तो जिसको अधिकार दे देगा कि आपको ये कार्य करना है। प्रबंधक एक कार्य दे देता है लेखाकर्म को, मैंने अकाउंटेंट को कार्य दे देता है कि आप अकाउंटिंग करिए, आप लेखा जोखा करिए, है ना। तो उनको ये अधिकार मिल गया है कि लेखा कार्य का किसको करना है, एक अकाउंटेंट को ही करना है, ये उनको अधिकार मिल गया है। और उसका उत्तरदायित्व है उस कार्य को करके वापस देना। ठीक है, इसमें लिखे उनके अधिकार आदेश देने, आज्ञा पालन करने का अधिकार एवं उत्तरदायित्व उप अधिकार को कहते हैं। उत्तरदायित्व का मतलब है कि वो उनको भी अधिकार है कि अपना काम को लेके ऊपर तक दे, तो उनके लिए वो क्या हो गया, उत्तरदायित्व हो गया। सबसे बड़ी बात है अनुशासन। अगर आपके जीवन में अनुशासन ना हो तो जीवन भी बेकार होता है। तो उसी प्रकार बिजनेस के प्रबंधक में भी क्या है, अनुशासन का होना बहुत आवश्यक है। जीवन में भी अनुशासन का होना बहुत आवश्यक है। श्रमिक एवं प्रबंधक दोनों ही अपने अपने वायदों को एक दूसरे के प्रति बिना भेदभाव के पूरा करेंगे। जितना भी श्रमिक है या कर्मचारी है या जितने भी फर्म के अंदर काम करने वाले व्यक्ति है, औद्योगिक केंद्र में है, सब एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, बहुत अच्छे से बातचीत करेंगे, अच्छे से एक दूसरे से मिलना है, एक दूसरे को इज्जत देना है और कार्य करते हैं। तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या, अनुशासन। अनुशासन का आप बैंक जाइए, बैंक में देखिए एक छोटा सा क्लर्क भी उसको सर कह रहा है और वो भी उसको सर कह रहा है। एक दूसरे को सर कहने की जो प्रतिभा है, मैनेजर भी आता है ना अपना कैशियर को तो सर कहता है, ये नहीं बोलता ए कैशियर उठो, ऐसे नहीं, सर बोल के। और यही कार्य करने का रीति है कि आप एक को इज्जत दीजिए, वो आपको इज्जत देगा। अनुशासन का मतलब है आप खुद को अनुशासित कर लीजिए, सुबह सो के उठिए और पढ़ना है, खेलना है, कूदना है, स्कूल है, जाना है और अपना रूटीन बना लीजिए। तो इसी को हम लोग अनुशासन कहेंगे, जो रूटीन के हिसाब से काम करेंगे। आप अगर अनुशासित नहीं होंगे तो आप पढ़ भी नहीं सकते। आप कहीं ना कहीं बहुत सारा काम छोड़ करके पढ़ने बैठे हैं तो आप अनुशासन में हैं, है ना। अनुशासन में है तभी सीख भी रहे हैं, आपका केंद्र यहीं पर है। नेक्स्ट है आदेश की एकता। आदेश जो है एकता होगी, मतलब एक ही आदेश सभी को दिया जाएगा। देखिए प्रत्येक कर्मचारी एक ही अधिकार होना चाहिए, एक आदेश का पालन करना चाहिए। प्रत्येक कर्मचारी को एक ही कार्य सौंपना चाहिए, ना कि हम लोग कहेंगे अकाउंटेंट को तुम इंजीनियरिंग का भी काम देख लो, है ना, टेक्निकल काम भी देख लो। नहीं, वो टेक्निकल का काम टेक्निकल देखेगा, अकाउंटेंट का काम अकाउंटेंट देखेगा। दोनों काम को दो व्यक्ति नहीं देख सकता, इसीलिए कहेंगे आदेश की एकता। आदेश भी एक मिलेगा। जैसे कि मैनेजर है, मेन मैनेजर आदेश देगा अकाउंटेंट की आप लेखा जोखा करिए, तो इंजीनियर को आदेश देगा कि आप डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट आप संभालिए। ठीक है, तो आदेश की एकता होती है। निर्देश में एकता, निर्देशन का मतलब है सबको बताने वाला एक चाहिए, है ना। फिल्म में डायरेक्टर होता है ना, उसी तरह इसमें भी डायरेक्टर होता है। डायरेक्शन देने वाला एक आदमी चाहिए, 1000 आदमी डायरेक्शन नहीं चाहिए। तो निर्देशन का कार्य केंद्र से होकर नीचे स्तर तक एकमता होनी चाहिए। मतलब निर्देशन ऊपर होता है हायर मैनेजर, मैनेजर से लेकर सुपरवाइजर तक, है ना। सुपरवाइजर भी होता है, लो कैटेगरी का मैनेजमेंट मानते हैं सुपरवाइजर, है ना। तो ऊपर से लेकर नीचे तक सबका आदेश सेम होना चाहिए, ना कि मैनेजर बोला कि नहीं आपको कल से 200 यूनिट बनाना है, तो बीच वाला कोई बोला नहीं आपको 150 ही बनाना। नहीं, जो आदेश होगा ऊपर से नीचे तक एक ही आदेश होगा और उसी आदेश का कार्य होना है। ठीक है, इसीलिए आदेश एक ही होता है। 6 नंबर में लिखे हैं सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण, है ना। सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण, संगठन के हितों को कर्मचारियों को अन्य हितों की तुलना में
प्राथमिकता देनी चाहिए, है ना। संगठन को ऐसा, संगठन में जितने भी लोग या कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको ये वरीयता देना चाहिए कि पहले अपने हित की निरीक्षा करना, पहले संगठन का कार्य को देखना। जो ऑर्गेनाइजेशन, जिस फर्म में हम काम करते हैं, कर्मचारी हैं, उसमें हमारा उद्देश्य है कि सबसे पहले उनका उद्देश्य को पूरा किया जाए, फिर हम अपना हित का भी ध्यान रखेंगे। प्राथमिकता मतलब है कि हमको 8 घंटा ड्यूटी करना है और उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है कि नहीं, 8 घंटा का वहाँ का जिम्मेवारी निभाने के बाद ही अपना है। अब जैसे सरकारी स्कूल चले, टीचर का रिक्स है यही, सामूहिक हित को छोड़ के अपना हित देखते हैं। वो मोबाइल लगा के देख रहे हैं, पढ़ा ही नहीं रहे, ऐसा हालत है उन लोग को, है ना। तो वो लोग क्या किए हैं, इसको निभा ही नहीं रहे। नेक्स्ट है कर्मचारियों का प्रतिफल, है ना। कर्मचारियों को प्रतिफल मिलना चाहिए। कुल प्रतिफल एवं क्षतिपूर्ति कर्मचारियों एवं संगठन दोनों के लिए संतोषजनक होना चाहिए। संतोषजनक, देखिए प्रतिफल का मतलब है कोई अगर काम करेगा तो उसके बदले उसको कुछ मिलना चाहिए। क्या मिलेगा, पेमेंट मिलना चाहिए। पेमेंट, देखिए आजकल कहा जाता है कि कर्मचारी को सारा चीज़ देना, प्रतिफल देना, उसको पेमेंट देना है। पेमेंट के अलावा, सैलरी के अलावा उसको कई सारा रहने का सुविधा, खाने का सुविधा, पीने का सुविधा देना है। और अगर किसी तरह का क्षतिपूर्ति है तो ऐसा देना है कि जो संगठन के लिए भी हित का हो और कर्मचारी के हित के लिए, दोनों का दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो किसी को कम या अधिक कर देंगे तो क्या होगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा, कर्मचारी काम छोड़ के भाग जाएगा, या तो ज़्यादा सैलरी दे दिया तो संगठन या ऑर्गेनाइजेशन ही बंद हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है 8 नंबर, केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण। देखिए निर्णय लेने का अधिकार यदि केंद्रित है तो विकेंद्रीकरण कई व्यक्तियों को निर्णय लेने का अधिकार देती है। प्रबंधक में कई सारा कार्य ऐसा होता है जिसका सारा अधिकार खुद ले लिया है। बहुत सारा कार्य का क्या करना, निर्णय लेने का अधिकार खुद है, या तो कई लोगों से मिल करके हम लोग कार्य करते हैं, है ना। जैसे कि मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कोई कंपनी में शेयर होल्डर्स बहुत अधिक है तो सब कोई मिल करके एक मीटिंग होता है, टेबल मीटिंग, वहाँ से निर्णय लिया जाता है और कई सारा कार्यों का निर्णय स्वयं ले लेता है ना। तो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों चाहिए। खासकर इसमें मुख्य रोल जो होता है वो प्रबंधक का ही होता है। केंद्रीकरण जो निर्णय होता है वो केवल प्रबंधक का होता है। विकेंद्रीकरण का निर्णय का मतलब है, हो सकता है प्रबंधक का अलग हो, मालिक अलग हो, चेयरमैन अलग हो, तो सबका निर्णय मिला करके कार्य किया जाता है। तो इसीलिए कहता है कि केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण दोनों होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए सोपान श्रृंखला, सुनने को लग रहा है कुछ भी, है ना, कि सोपान क्या होता है, तो उच्च अधिकारी के लिए अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं। हमेशा बड़े कर्मचारी के लिए क्या होता है, छोटा कर्मचारी भी होता है जिसको अधीनस्थ कहते हैं, जिन्हें औपचारिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि कोई मैनेजर है तो उसका सेक्रेटरी है ना, जिसको कुछ अधिकार दे के रखा हुआ है और वो अधिकार के अनुसार कार्य करता है ना। हर एक मैनेजर के पास सेक्रेटरी है, या तो हेड अकाउंटेंट के पास जूनियर अकाउंटेंट है, तो उसके काम को वो कर रहा है और उस काम को करने का उसको अधिकार भी होता है। इसी को कहते हैं सोपान श्रृंखला, है ना। इस तरह करके लोवेस्ट तक जा सकती है, ठीक है। बहुत सारा देखिएगा, ऑडिटिंग जो होता है अकाउंटिंग का, 16 18 को जूनियर अकाउंटेंट रखता है, तो काम सबका अधिकार वही रहता है। नेक्स्ट है व्यवस्था, अधिकतम कार्य कुशलता के लिए लोग एवं समान उचित समय तथा स्थान होना चाहिए। व्यवस्था में है अधिकतम कार्य कुशलता, जितनी ज़्यादा कार्य कुशलता को बढ़ाया जा सकता है, जितना कार्य कुशलता बढ़ेगी उतनी ही जगह काम। तो लोगों को काम करने के लिए समान समय और जगह चाहिए। आपको 8 घंटा काम करना है, अगर इंजीनियरिंग को काम करना है, इंजीनियर को काम करना है तो उसको फर्म में जाके काम करना होगा, उसको देखभाल करना होगा, टेक्नीशियन का देखना होगा, देख रेख करना होगा। अगर कोई अकाउंटेंट है तो उसको अपना लेखापाल जो भी बुक है, जर्नल से उसको एंट्रीज देखना है, या जो भी कार्य होगा वो लेजर जो भी होगा उनको देखना है। और अगर कोई फिनेंशियल मैनेजर है तो उसको फिनेंशियल वित्त का देखना है, और अगर कोई कुछ है तो उसका सब के लिए एक उचित स्थान होगा। कोई किसी को अगर ऑफिस में बैठ के काम करना है तो कुछ लोग होंगे जो जिसको मान लो कि टेक्निकल जो होगा, जो उसको है मशीन चलाना है, तो वो जाके वहाँ पे काम करेंगे। तो जैसा जो होगा, जैसे सुपरवाइजर ऑफिस में काम नहीं करेगा, वो काम करेगा कहाँ, जहाँ उत्पादन होता है वहाँ पे, ठीक है। फिर है समता। समता एक पॉइंट है, सभी कर्मचारियों के लिए समान व्यवहार एवं समानता बनाए रखना चाहिए। सभी कर्मचारियों को, जितने भी कर्मचारी एवं श्रमिक है, सबके अंदर क्या होना चाहिए, समान व्यवहार एवं समान क्या होना चाहिए, समान व्यवहार एवं समानता बनाए रखने चाहिए। एक दूसरे को इज्जत देंगे, वो एक दूसरे को इज्जत देंगे, और सबको बराबर मानेंगे, ना कि किसी को छोटा और ना कि किसी को बड़ा मानेंगे। नेक्स्ट है कर्मचारियों की उपयोगिता, उपयुक्ता, है ना,
उपयुक्ता। कर्मचारियों की उपयुक्ता क्या है कि देखिए, कर्मचारियों का चयन एवं नियुक्ति कठोर प्रक्रिया द्वारा होना चाहिए। कर्मचारियों का जितना भी चयन होना चाहिए या नियुक्ति होना चाहिए कठोर प्रक्रिया के द्वारा होना चाहिए, ताकि हम ऐसे व्यक्ति को छांट के बाहर निकाल सके जो हमारे बिजनेस को और अच्छा से चला सके, इम्प्रूव कर सके और बेहतर बना सके। पता चला ऐसे ही किसी को ले लिए तो पता चला कर ही नहीं सकता है ना। सरकारी कार्यों में देखिएगा, कर्मचारी घूस दे करके कर्मचारी बन जाता है, उसको खुद एक कंप्यूटर चलाने नहीं आता, बोलता है भैया नया हो रहा है ना। तो वैसा नहीं होना चाहिए, है ना। हमको लेना है घूस दे करके तो नहीं लेगा, प्राइवेट कंपनी में घूस दे के कभी नहीं लिया जाता है, गवर्नमेंट में ही ऐसा हो सकता है। पहल क्षमता, कर्मचारियों के कार्य सुधार एवं कुशलता के वृद्धि के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। प्रोत्साहन करने के लिए देखिए, पहल क्षमता, हमेशा आपको कर्मचारियों की पहल करनी चाहिए, उसकी क्षमता का विकास करना चाहिए। हम लोग कहते हैं ना आजकल मोटिवेशन, बहुत ज़्यादा वीडियो देखते हैं यूट्यूब में आजकल जाके मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं। हाँ, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। कर्मचारी उन लोग को भी मोटिवेट किया जाता है कि चलिए आप इस साल 200 प्रोडक्ट करा दीजिए तो आपको प्रमोशन मिल जाएगा, डिमोशन मिल जाएगा, ऐसे ही कुछ लोभ दे करके उन लोग को प्रमोशन दिया जाता है कि देखिए फलाना उन लोग किस तरह मिल करके बहुत अच्छे तरह से काम कर रहे हैं, आप लोग भी अगर मिल करके काम करेंगे तो बहुत बेहतर रिजल्ट आ सकता है, कंपनी हायर देन हायर पहुंच सकती है। इस प्रकार उन लोग को बताया जाता है मैनेजमेंट में। इसीलिए बीच बीच में बहुत जरूरी आवश्यक होता है कि हम लोग को मोटिवेशन करते रहे। पढ़ाई में भी मोटिवेशन होता है ना, टीचर हमेशा आपको कहता है कि नहीं कड़ी मेहनत करो, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक होगा नहीं, है ना। कहता है ना जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। जब तक पढ़ के समझ नहीं लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऐसे भी कहने का मतलब है ये मोटिवेशनल है, ठीक है। नेक्स्ट है सहयोग की संभावना, है ना। प्रबंधक को कर्मचारियों में एकता, पारस्परिक सहयोग की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे को सर करना है। आपके कार्य को अगर थोड़ी सी कोई परेशानी है तो आपको समझना है कि नहीं आज थोड़ा सा वो अस्वस्थ है, वो कार्य नहीं कर सकता या तो थक गया है। जैसे 8 घंटा काम करने का समय है, उसको 10 घंटा काम करा दिए और 10 दिन से आकर रहे कि आप 10 घंटा काम करो, बेचारा थक गया जाएगा और रेस्ट नहीं होगा तो फिर अच्छा पीसफुली माइंड से काम नहीं कर सकेगा। ये सब क्या होता है ना कंपनी के लिए हानिकारक हो जाता है। तो इन सब बातों का क्या करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। सहयोग की भावना हमेशा रखनी चाहिए। तो ये हम लोग मिला जुला करके पढ़े प्रबंध के कितने 14 सिद्धांत, उनके बारे में हम लोग जान गए। वीडियो अच्छा लगा हो एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, है ना। जय हिंद। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्द देखेंगे। थैंक यू।